ये कहानी लियान टॉवी की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिन्होंने अपने अच्छे दिल से, साफ नीयत से एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ब्लाइंड साइड। कहानी की शुरुआत में एक 17 साल के बच्चे को दिखाया जाता है, जिसे सब बिग माइक कहते हैं। बिग माइक बचपन से फॉस्टर केयर में पला बड़ा है। दरअसल अब्रॉड में फॉस्टर केयर उसे कहते हैं जो लोग दूसरे के बच्चों को अपने घर में पालते हैं। इसके बदले गवर्नमेंट उन्हें पैसा देती है। बिग माइक को गवर्नमेंट फॉस्टर केयर में बार बार इसलिए भेजती है क्योंकि उसके पिता का कुछ भी पता नहीं होता और उसकी मॉम को ड्रग्स की एडिक्शन होती है, इसीलिए वो उसे पाल नहीं सकती। बिग माइक को जिस भी फॉस्टर केयर में भेजा जाता है वो वहां पर ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, वहां से भाग जाता है। अब एक दिन बिग माइक के दोस्त के डैड अपने बेटे को और बिग माइक को एक पब्लिक स्कूल में लेकर आते हैं। स्कूल का नाम होता है विनगेट क्रिश्चियन स्कूल और स्कूल के जो कोच होते हैं उसे बिग माइक के दोस्त के डैड जानते हैं। वो उस कोच के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे बेटे को और मेरे बेटे के दोस्त को यहाँ पर एडमिशन चाहिए। वो साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है। वो कहता है कि दोनों स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, आप एक बार इनका गेम देखिए। और वो कोच को बाहर ले जाता है जहां पर बिग माइक और उसका छोटा दोस्त दोनों बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। और जब कोच बिग माइक के शरीर को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। हालांकि वो मात्र 17 साल का है, लेकिन उसका शरीर बहुत बलिष्ठ होता है और वो जिस तरह से बास्केटबॉल खेल रहा होता है, कोच पूरी तरह से उससे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। वो बोर्ड मेंबर्स के पास जाते हैं। बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि हम इसे एडमिशन नहीं दे सकते क्योंकि इसके ग्रेड्स बहुत कम है, लेकिन कोच उन्हें कन्विंस कर लेते हैं और अब बिग माइक का स्कूल में एडमिशन हो चुका है। लेकिन वो किसी से बात नहीं करता, हमेशा अपने ख्यालों में गुम रहता है और ना ही कोई उससे बात करना चाहता है। बिग माइक टेस्ट के पेपर में भी कुछ नहीं लिखता, वो पूरा का पूरा पेपर ब्लैंक छोड़ देता है। और एक दिन स्कूल में जब गर्ल्स का वॉलीबॉल का मैच हो रहा होता है तो बिग माइक भी उसे देख रहा होता है और जब सब के सब वहां से चले जाते हैं तो स्टूडेंट्स ने वहां पर जो भी खाना छोड़ा होता है बिग माइक उसे उठाना शुरू कर देता है, क्योंकि जिस तरह का उसका शरीर का साइज है उसे भूख बहुत ज्यादा लगती है और ना तो उसके पास खाना खरीदने के पैसे हैं और ना ही कोई ऐसा घर जो उसे पेट भर के खाना खिला दे। वो अपने दोस्त के घर उसके काउच पर सोता है, लेकिन उसके दोस्त की जो मॉम होती है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि बिग माइक उनके घर पर रुके, इसीलिए बिग माइक अगली सुबह वहां से निकल जाता है। बिग माइक जब स्कूल में होता है तो पहली बार उससे कोई बच्चा बात करता है। इस बच्चे का नाम शॉन है, सब इसे एसजे कहते हैं। एसजे बिग माइक से बहुत अच्छी तरह से बात करता है। तभी उसकी मॉम दूर से हॉर्न बजाकर उसे गाड़ी में बुला लेती है। वो अपने बेटे से पूछती है कौन है। उसका बेटा बताता है कि इसका नाम बिग माइक है, इसने 1 महीने पहले यहाँ पर एडमिशन लिया है। और उसी शाम को एसजे, उसकी मॉम और उसके डैड जब गाड़ी से घर जा रहे होते हैं तो वो बिग माइक को देखते हैं जो ठंड से पूरी तरह से कांप रहा होता है। एसजे के डैड बिग माइक को पहचान लेते हैं क्योंकि जब वो वॉलीबॉल के मैच के बाद बचा हुआ खाना उठा रहा था तब उसे एसजे के डैड ने देख लिया था। वो बिग माइक से पूछते कि तुम कहाँ जा रहे हो। बिग माइक कहता है कि जिम। और एसजे के डैड इस सुनने के बाद ड्राइव करके वहां से आगे निकल जाते हैं। लेकिन एसजे की जो मॉम होती है जिनका नाम एन है वो सोच में पड़ जाती है और वो अपने हस्बैंड को कहती है कि गाड़ी को वापस लो। और वो बिग माइक के पास जाती है। वो कहती है कि स्कूल का जिम रात को बंद हो जाता है, बताओ तुम वहां पर क्यों जा रहे हो। माइक कहता है क्योंकि वो गर्म होता है। एन उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास रात को रहने के लिए कोई जगह है। बिग माइक कहता है कि नहीं। एन सोच में पड़ जाती है और इसके बाद वो कहती है कि आओ गाड़ी में बैठो और वो उसे अपने घर ले आती है। एन की एक बेटी भी होती है जिसका नाम कॉलिन होता है और कॉलिन भी उसी स्कूल में पढ़ती है जहां पर बिग माइक पढ़ता है। एन बिग माइक को कहती है कि गेस्ट हाउस में मेरे बहुत सारे सैंपल्स हैं, इसलिए तुम्हें रात को यहीं सोफे पर काउच पर सोना होगा। दरअसल एन एक इंटीरियर डिजाइनर है और वो उसे गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चली जाती है। पर उसे अभी बिग माइक पर शक होता है। वो अपने पति से पूछती है कि तुम इसे कब से जानते हो। वो कहता है कि मैंने सिर्फ एक बार देखा था। वो कहती है कहीं कुछ चुरा तो नहीं लेगा। उसके पति कहते हैं तो हमें सुबह ही पता चलेगा। और जब सुबह एन नीचे जाती है तो वो देखती है कि सोफे पर उसका पिलो, बेडशीट, उसका ब्लैंकेट सब कुछ प्रॉपर तरीके से रखा होता है और बिग माइक वहां से चला गया होता है। वो बाहर जाकर देखती है तो बिग माइक उसके गार्डन के पास होता है।
वो उससे पूछती तुम कहाँ जा रहे हो। बिग माइक कहता है कि मुझे नहीं पता। एन कहती कि थैंक्स गिविंग की आज छुट्टी है, क्यों ना तुम थैंक्स गिविंग हमारे साथ मनाओ। और बिग माइक उनके घर पर एक बार फिर से चला जाता है। एन सबको ब्रेकफास्ट लेने के लिए कहती है, सब के सब ब्रेकफास्ट ले लेते हैं और टीवी के सामने जाकर बैठ जाते हैं। बिग माइक अपना ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा होता है और दूर से एन ये देख लेती है। वो समझ जाती है कि उसकी जिंदगी में अकेलापन है और वो टीवी बंद करके अपने पूरे परिवार को कहती है कि हम सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाएंगे। और वो सब के सब बिग माइक के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर पहले प्रेयर करते हैं और इसके बाद ये सब वहां पर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद एन बिग माइक को अपने साथ ले जाती है और वो उससे पूछती कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन माइक उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। एन उससे पूछती कुछ ऐसा है कि जो मुझे तुम्हारे बारे में जानना चाहिए। बिग माइक कहता है कि मुझे बिग माइक नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। एन कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे लिए माइकल हो, मैं तुम्हें माइकल कहकर बुलाऊंगी। और इसके बाद वो उसे उसकी मॉम के घर के बाहर ले जाती है। बिग माइक अपनी मॉम के घर जाता है और वो देखता है कि वहां पर कोर्ट का नोटिस होता है। उसकी मॉम को घर से निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने कई महीनों से किराया नहीं दिया था। और बिग माइक वापस एक बार फिर से एन की गाड़ी में आकर बैठ जाता है। अब एन माइक को एक स्टोर में ले जाती है जहां पर लार्ज क्लोथ्स मिलते हैं और वो उसे बोलती है कि तुम अपने लिए कुछ कपड़े ले लो। हालांकि वो नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके कहने पर वो वहां से कुछ कपड़े खरीद लेता है। और अगले दिन वो एन के बेटे एसजे के साथ स्कूल में पहली बार अच्छे कपड़े पहनकर जाता है। और रात को जब वो काउच पर सोने की तैयारी कर रहा होता है तो एन उससे पूछती क्या तुम यहाँ पर कुछ और रातें रुकना चाहते हो? अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे लिए रूम अरेंज करना होगा। माइक यानी कि माइकल कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। एन कहती है ठीक है। एन अगले दिन उसके स्कूल जाती है और उसे पता चलता है कि पढ़ाई में हर सब्जेक्ट में उसके ग्रेड्स बहुत कम हैं, लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें उसने 98% स्कोर किया होता है और वो होता है प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट। ये देखकर एन हैरान होती है। अब उसी रात को एन माइकल को उसका कमरा देती है। वो कहती है अब तुम यहाँ पर रहोगे और वो उसे कहती है कि तुम्हारा बेड है। वो उस कमरे को देखकर बेड को देखकर हैरान होता है। वो कहता है कि आज से पहले मेरे पास कभी भी नहीं था। एन पूछती तुम्हारा अपना पर्सनल रूम? वो कहता है कि नहीं, बेड। यानी कि आज से पहले कभी भी वो किसी भी बिस्तर पर नहीं सोया, या तो जमीन पर या फिर सोफे पर सोया है। और एन जब ये सुनती है तो इमोशनल हो जाती है। वो माइकल को गुड नाइट कहकर दूसरे कमरे में चली जाती है। वहां पर वो सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। दरअसल उसे एहसास नहीं था कि माइकल ने अपनी जिंदगी में इतना मुश्किल वक्त देखा है। अब यहाँ से माइकल की जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू करता है, टीचर्स की बात सुनता है और साथ ही साथ उसके ग्रेड्स भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। और इसी खुशी में एन की पूरी फैमिली रात को डिनर करने जाती है। माइकल भी अब उनके परिवार का हिस्सा है। और जब वो डिनर करके बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि माइकल वहां पर जो वेटर होता है उससे गले मिल रहा होता है। और जब ये सब के सब गाड़ी से वापस घर जा रहे होते हैं तो एन माइकल से पूछती है कि तुम उसे कैसे जानते हो जिससे तुम रेस्टोरेंट में गले मिल रहे थे? वो बताता है कि वो मेरा भाई है। एन कहती है ठीक है, हम कभी उससे मिलने जरूर जाएंगे। माइकल कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। एन उससे पूछती तुमने आखिरी बार उसे कब देखा था? वो कहता है कि जब मैं बहुत छोटा था। एन ये सब सुनकर बहुत हैरान होती है। उसने कभी ऐसी जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं था कि एक ही शहर में रहने के बावजूद एक भाई अपने भाई से कई सालों बाद मिल रहा है और ना ही उसे उसके घर का पता है। दरअसल माइकल एक बहुत बड़े परिवार में पैदा हुआ था। उसके 11 भाई बहन और हैं। उसकी मॉम पूरी तरह से ड्रग्स में है और वो अपने भाई बहन परिवार के किसी भी सदस्य से टच में नहीं है। उसे नहीं पता कि कौन कहाँ रहता है। लेकिन माइकल की मदद करने के बाद एन की जिंदगी में बहुत बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। उसे पहली बार जिंदगी में असली खुशी का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया है। और जब वो क्रिसमस कार्ड के लिए फोटो खिंचवा रहे होते हैं तो उस फोटो फ्रेम में वो माइकल को भी बुलाते हैं क्योंकि वो भी अब उनके परिवार का सदस्य है। लेकिन इस कार्ड को देखने के बाद उनकी सोसाइटी में बातें होना शुरू हो जाती है। एन की दोस्त भी उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि फोटो में तुम माइकल के सामने बहुत छोटे लग रहे थे। और वो उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी भी उस घर में रहती है, तुम कैसे एक ब्लैक बॉय को अपने घर पर रख सकती हो। इस बात से एन को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये
कहकर एन वहां से चली जाती है और घर आकर वो अपनी बेटी से पूछती, क्या यहाँ पर माइकल के रहने से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है? एन की बेटी कहती है, हालांकि स्कूल में लोग बातें करते हैं लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम माइकल को घर से तो नहीं निकाल सकते। और अब ये फैसला करते हैं कि ये माइकल को ऑफिशियली गोद ले लेंगे। इसीलिए एन बच्चे को गोद लेने का प्रोसीजर जानने के लिए गवर्नमेंट के ऑफिस जाती है। वहां पर उसे बताया जाता है कि अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो तो आपको उसके पेरेंट्स के सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन माइकल के पिता की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और माइकल की जो मॉम है वो पूरी तरह से ड्रग्स में है। उसके ऊपर कई केसेस चल रहे हैं। 7 साल की उम्र से वो अपनी मॉम के साथ नहीं रहता, इसीलिए उनके सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। माइकल खुद अपने साइन कर सकता है। लेकिन एन एक अच्छी लेडी होती है। वो ये सब जानने के बाद भी माइकल की मॉम के घर जाती है और वो उन्हें बताती है कि वो उनके बेटे माइकल को अडॉप्ट करना चाहती है। हालांकि वो शुरू में अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे वो एन से बातें करती है वो उसकी इंटेंशन समझ जाती है और वो कहती है कि मेरी बेस्ट विशेस माइकल के साथ हैं। और अब माइकल इनकी फैमिली का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। ये माइकल के लिए गाड़ी भी खरीदते हैं। दरअसल माइकल हमेशा से एक छोटा ट्रक खरीदना चाहता था और उस गाड़ी को पाकर माइकल बहुत खुश हो जाता है। और एक दिन जब एन अपने काम से घर वापस आती है तो उसका बेटा एसजे बोलता है कि मैं और माइकल गेम में जाना चाहते हैं। एन कहती है कि मेरी मीटिंग है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। एसजे कहता है कि माइकल ड्राइव कर सकता है, मैं उसके साथ जा सकता हूँ। और माइकल और एसजे अब गेम के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब एन वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके बेटे को चोट लगी होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड नहीं होता क्योंकि एयर बैग खुल गए होते हैं। एन को बताया जाता है कि जब इस उम्र के बच्चे एयरबैग से टकराते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा इंजरी होती है। कभी कभी बच्चों की गर्दन भी टूट जाती है, लेकिन तुम्हारा बेटा लकी था। एन इसके बाद माइकल के पास जाती है। माइकल ठीक होता है लेकिन वो पूरी तरह से गिल्ट में होता है। एन उसे कहती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। माइकल एन को सॉरी कहता है और जब एन उसके हाथ देखती है तो उसके हाथ इंजर्ड होते हैं। एन माइकल से पूछती है कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ। माइकल बताता है कि जब गाड़ी के एयरबैग खुले तो मैंने उन्हें अपने हाथों से रोक लिया ताकि एसजे इंजर्ड ना हो, और एक यही कारण होता है कि एसजे को बहुत कम चोट आई होती है। अब माइकल जो कि काफी वक्त से स्कूल में अमेरिकन फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो अपने फुटबॉल गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता। हालांकि वो बहुत ताकतवर होता है, जिस तरह का उसका शरीर होता है वैसा शरीर पूरे स्कूल में किसी का भी नहीं है। लेकिन शायद माइकल के दिमाग में हमेशा ये डर रहता है कि वो किसी को चोट ना पहुंचा दे, इसीलिए वो खुलकर नहीं खेल रहा होता। और जब एन उसे ऐसे खेलते हुए देखती है तो वो उसके पास आती है और वो माइकल को कहती है कि जब पहली बार हम तुम्हारे लिए स्टोर में कपड़े लेने के लिए गए थे तब तुमने क्या कहा था। वो कहता है मैंने कहा था कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। दरअसल उस जगह का माहौल, उस जगह के लोग बहुत अच्छे नहीं थे, इसीलिए माइकल ने ऐसा कहा था। वो उसे कहती है कि जब गाड़ी में एयरबैग खुले थे तब तुमने क्या किया था। वो कहता है कि मैंने उन्हें अपने हाथों से रोक लिया था। एन कहती है कि ये टीम तुम्हारी फैमिली है और तुम्हें इसकी रक्षा करनी है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से तुम अपनी फैमिली की रक्षा करना चाहते हो। ये कहकर एन वहां से चली जाती है और एक बार फिर से प्रैक्टिस शुरू होती है और इस बार माइकल बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है और ये देखकर कोच पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो एन के पास आता है। वो कहता है तुमने ऐसा क्या कहा। एन कहती है कि तुम्हें अपने प्लेयर्स को अच्छे से पहचानने की जरूरत है। माइकल को प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स में 98% मिले थे और इसके बाद माइकल की गेम दिन ब दिन सुधरना शुरू हो जाती है और अब मैच होता है, जिस मैच में माइकल की टीम शुरू में अच्छा परफॉर्म नहीं करती, लेकिन बाद में माइकल इस टीम में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। यहां तक कि उनका जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है उसे वो धकेलते हुए मैदान से बाहर फेंक देता है और इससे उनकी टीम को बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इसके बाद माइकल इसी तरह से परफॉर्म करता है और अपनी टीम को जिता देता है। एसजे ने इस पूरे मैच को रिकॉर्ड किया होता है और वो इसकी सीरीज बनाकर सभी कोचेस को भेज देता है और जब वो माइकल की परफॉर्मेंस देखते हैं तो सब के सब दंग रह जाते हैं। अब सब चाहते हैं कि माइकल उनकी टीम से खेले, उनके स्कूल की तरफ से खेले, इसीलिए उसके घर पर कई कोचेस आते हैं और वो माइकल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी टीम से खेले। माइकल के बदले उसका छोटा भाई एसजे उनसे बात करता है। वो कहता है कि माइकल और मैं बहुत क्लोज हैं, माइकल अगर मैच के लिए जाएगा तो मैं उससे कैसे मिलूंगा। सब उसे कहते हैं कि आप मैच में कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। एसजे को इस बात से बहुत खुशी होती है और इसके बाद माइकल अलग अलग टीम्स के साथ कई मैचेस खेलता है और धीरे धीरे वो बहुत फेमस हो जाता है। साथ ही साथ उसके घर पर जो टीचर उसे पढ़ाने के लिए आती है वो उस पर बहुत ध्यान दे रही होती है, इसीलिए उसकी ग्रेड्स भी अब सुधर जाते हैं और अब
माइकल की पूरी जिंदगी बदल चुकी है। हर एक कॉलेज चाहता है कि माइकल उनके कॉलेज में एडमिशन ले, उनकी टीम से खेले, लेकिन माइकल डिसाइड करता है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में एडमिशन लेगा, क्योंकि एन भी उसी यूनिवर्सिटी से पास आउट है। वो वहां पर चीयर लीडर है और एन के हस्बैंड जो कि शॉन है वो भी उसी यूनिवर्सिटी से पास आउट है। वो वहां पर एक बास्केटबॉल प्लेयर थे और अब माइकल भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर मिसिसिपी टीम से फुटबॉल खेलेगा। माइकल को उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जितने भी ग्रेड्स की जरूरत है वो उन ग्रेड्स से पास आउट हो जाता है। और अब माइकल को एनसीएए की एक इन्वेस्टिगेटर अपने पास कुछ सवाल और जवाब के लिए बुलाती है। एनसीएए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक एथलीट का ध्यान रखती है। वो माइकल से अकेले में बात करती है और माइकल से पूछती है कि तुमने मिसिसिपी में एडमिशन क्यों लिया। माइकल के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता। वो इन्वेस्टिगेटर माइकल को कहती है कि तुम एक बच्चे थे जो सड़क पर थे, एक परिवार ने तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुम्हें खाने के लिए दिया, तुम्हारे स्कूल की फीस भरी, तुम्हारे लिए एक प्राइवेट ट्यूटर का अरेंजमेंट भी किया गया, तुम्हें एक गाड़ी भी गिफ्ट की गई और बाद में तुम्हें लीगली अडॉप्ट भी कर लिया गया। हो सकता है कि सब उनके प्लान का हिस्सा हो, इसमें और भी लोग शामिल हो, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारी स्पोर्ट्स की एबिलिटी को पहले ही देख लिया हो। माइकल इस बात से पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। दरअसल ये बहुत ही मासूम होता है और माइकल गुस्से से वहां से चला जाता है। बाहर एन उसका इंतजार कर रही होती है। माइकल एन से कहता है कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया, क्यों तुमने मुझे अपने घर पर रखा, क्यों मुझे पढ़ाया, क्यों मुझे एक बेहतर इंसान बनाया ताकि मैं वो करूं जो तुम चाहते हो, ताकि मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूं जिसमें तुम चाहते हो। वो इन्वेस्टिगेटर मुझे ऐसा कहती है। एन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन माइकल वहां से नाराज होकर चला जाता है और वो अपनी बायोलॉजिकल मॉम के घर जाता है, लेकिन उसकी मॉम वहां पर नहीं रहती। यहाँ पर एक गैंग लीडर होता है, वो उसे इन्वाइट करता है, वो उसे बियर भी पिलाते हैं। हालांकि माइकल बियर नहीं पीता और इसके बाद जो गैंग लीडर होता है वो एन और उसकी बेटी के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। माइकल उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। ये गैंगस्टर बहुत खतरनाक होता है। ये माइकल को गन दिखाता है। वो कहता है कि पहले मैं तुम्हें गोली मारूंगा और इसके बाद मैं तेरे घर जाऊंगा, वहां पर तेरी नई मॉम और उसकी बेटी के साथ क्या करूंगा मुझे कुछ नहीं पता। इस बात से माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे यहाँ पर बहुत बुरी तरह मार कर निकल जाता है। वहीं एन माइकल के लिए बहुत परेशान होती है और अगले दिन वो ढूंढते हुए माइकल को उसी जगह पहुंच जाती है और तभी माइकल का कॉल आता है। वो एन को बताता है कि मामा मैं यहाँ पर हूँ। एन उससे मिलने जाती है और वो माइकल को कहती है कि तुम्हें फुटबॉल पसंद है। माइकल कहता है कि हाँ मुझे फुटबॉल पसंद है। एन उसे कहती है कि मैंने और शॉन ने रात को बात की थी और हम चाहते हैं कि तुम टेनेसी यूनिवर्सिटी चुनो। माइकल ये सुनकर हैरान होता है। वो कहता है कि आप ये चाहती हैं। एन कहती है कि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, ये तुम्हारा फैसला होगा, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं हर एक गेम में वहां पर मौजूद होंगी, मैं तुम्हें चीयर करूंगी। और इसके बाद एक बार फिर से माइकल एनसीएए की इन्वेस्टिगेटर के पास जाता है ताकि उसके सवालों का जवाब दे सके। वो माइकल से पूछती है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो। माइकल कहता है कि मैं मिसिसिपी यूनिवर्सिटी जाऊंगा। वो उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। माइकल कहता है क्योंकि मेरे डैड वहां से पढ़े थे, मेरी मॉम वहां से पढ़ी थी और अब मैं भी वहीं से पढ़ूंगा। और फाइनली माइकल उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तैयार हो जाता है और जब वो जा रहा होता है तो एन इमोशनल हो जाती है। वो गाड़ी में जाकर बैठ जाती है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू होते हैं। माइकल उसके पास जाता है और वो कहता है कि मॉम मैं आपको हक करना चाहता हूँ। और माइकल और एन एक दूसरे के गले लगते हैं। और अंत में न्यूज़पेपर में हमें एक आर्टिकल दिखाया जाता है जिसमें 21 साल के एक लड़के को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी होती है और उस लड़के की भी एथलेटिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। उसका जीवन भी ठीक वैसा ही होता है जैसा माइकल का है। अगर माइकल को एन की फैमिली ना मिली होती, एन ने सेल्फलेस होकर एक माँ की तरह माइकल की केयर ना की होती, तो शायद उसका भी यही हाल होता। और अंत में हमें माइकल की, एन की और उनके पूरे परिवार की रियल फोटोज दिखाई जाती हैं और बताया जाता है कि अमेरिकन फुटबॉल में माइकल ने एक से एक रिकॉर्ड बनाए और आज उसे पूरी दुनिया जानती है। और आज भी माइकल उन्हीं के साथ, उन्हीं के परिवार का हिस्सा बनकर रहता है। ये कहानी अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखाती है। एन ने जो माइकल की मदद की, उससे न सिर्फ माइकल की बल्कि एन की भी पूरी जिंदगी बदल गई। वो समझ पाई कि जिंदगी सेल्फिश होकर जीने का नाम नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का कंट्रीब्यूशन दूसरों की जिंदगी में भी होना चाहिए। और अगर हम अपनी जिंदगी में एक भी इंसान की जिंदगी बना सकते हैं तो ये जिंदगी की एक ऐसी अचीवमेंट होती है जिसे इस दुनिया की कोई भी कामयाबी रिप्लेस नहीं कर सकती। ये मूवी ईयर 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6। इस फिल्म का बजट था $29 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $310 मिलियन की। इस फिल्म में शियन के लीड रोल को प्ले
करने के लिए सैंड्रा ब्लॉक को बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया। तो ये थी पूरी कहानी द ब्लाइंड साइड की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।